नमस्कार सभी मास्टर्स का। मैं शशि लोधी हमारे पीएमसी गुजरात और संपूर्ण वसुंधरा वर्धमान मूवमेंट द्वारा आयोजित अर्थ आवर भी स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत दिल से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस अर्थ आवर में। और आज के जो स्पीकर हैं वो हैं उत्तम जी, जो हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। उसके पहले हम कुछ देर ध्यान की यात्रा करेंगे। हमारी मदर से, हम प्रकृति माता से हम कनेक्ट होंगे। सो माय डियर मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर गॉड्स, चलिए हम कुछ देर ध्यान में बैठे। दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए या फिर सहज सुखासन में बैठ जाइए। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लीजिए। जो आज हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं उनको मैं बता देती हूँ फिर से, इस तरह से फंसा लेना है हाथों की उंगलियों को। और अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो आप इस तरह से पैरों को क्रॉस कर लीजिए या फिर सहज सुखासन में आराम से बिल्कुल कंफर्टेबल बैठ जाइए। शांत, बिल्कुल शांत बैठ जाना है। बिल्कुल सहज सुखासन में आराम से और पूरे शरीर को अपने रिलैक्स कर लीजिए। कोमलता से चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हुए अपने पलकों को बंद कर लें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, शांत, एकदम शांत। हर एक अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए। जो भी सोच विचार चल रहे हैं आपके दिमाग में, उन्हें साक्षी भाव से देखते हुए छोड़ते जाइए। उन विचारों का पीछा नहीं करना है। क्योंकि जो भी पुराने विचार, जो भी पास्ट के विचार आ रहे हैं, वो हमारी पूरी ऊर्जा ले लेते हैं। इसलिए हमें सभी विचारों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते जाना है। हर एक अंदर जाती हुई सांस आपको प्राण ऊर्जा दे रही है, प्राणा दे रही है। और हर एक बाहर आती हुई सांस
आपका पूरा स्ट्रेस रिलीज करती जा रही है। कुछ देर हम आपके साथ रहेंगे, अपने सांसों के साथ रहेंगे माय डियर मास्टर्स। शांति में बिल्कुल। कोई भी बाहर की आवाजों को ना सुनते हुए सिर्फ अपने अंदर की आवाज को आपको सुनना है। आपकी जीवात्मा से आपको कनेक्ट होना है। जब हम अपने पैरों को क्रॉस कर लेते हैं, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं, तब हम बाहर की दुनिया के सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं। कोई भी आँखें मत खोलिए। हमारी ऊर्जा का दायरा बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे करके शरीर छोड़ते हुए हमें अपनी आत्मा के साथ एकरूप हो जाना है। और जब हम अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हैं, तब हम अपने वसुंधरा माता से कनेक्ट हो जाते हैं, प्रकृति माता से कनेक्ट हो जाते हैं। और साथ में अपनी पूर्ण आत्मा से भी कनेक्ट हो जाते हैं। हमारी जीवात्मा जब कई हजारों जन्म लेती है, बार बार इस पृथ्वी पर आके सीखती है, बार बार जन्म लेती है सीखने के लिए। तब हम इस अवस्था में पहुंचते हैं। हम ध्यान कहते हैं। पूरी तरह अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे माय डियर मास्टर्स। महसूस करें कि
हम अपनी माता की गोद में बैठते हैं। सरस्वती माता और वसुंधरा माता दोनों ही हम बहुत ही लाड हमारे पालन पोषण करते हैं। बचपन से जिस मिट्टी में हम पले बड़े हुए हैं, जिस पृथ्वी पर हम चलना सीखे हैं और जिन पक्षियों और झाड़ पेड़ों ने हमें शुद्ध हवा, जिन नदियों ने हमें शुद्ध पानी, गौ माता ने हमारे लालन पालन के लिए हमें दूध दिया, घी दिया है। उन सभी को कोटि कोटि नमन। हमें इतना सब कुछ हमारी माताओं ने दिया है। हमारी वसुंधरा माता, सरस्वती माता, हमारी गंगा माता, यमुना माता, नर्मदा माता, इन सभी से हमें अनकंडीशनल प्यार मिला है। जब बड़ा हो जाता है तो अपने माता पिता का सहारा बन उनकी रक्षा करने लायक हो जाता है। इसी तरह से आज हम भी हमारा फर्ज निभाने के लिए तैयार हैं। हम जिन हवाओं में भरे हुए हैं, पौधों ने हमें मीठे मीठे फल दिए हैं, ठंडी हवा और ऑक्सीजन दिया है। आज वक्त आ गया है कि हम उन सभी प्रकृति की, पेड़ पौधों की, पशु पक्षियों की और वसुंधरा माता की रक्षा करें। हमारी वसुंधरा माता प्यार महसूस करिए जो उनसे हमें मिला है। जीव जंतु इस पृथ्वी पर हैं, सभी अनकंडीशनल प्यार में भी रहे हैं। जो हमें मिल रहा है वही हम भी है। जो चीज हम प्रकृति से लेते हैं लौटाना ही पड़ती है। जो हम सांसें ले रहे हैं वो भी प्रकृति की दी है।
निस्वार्थ भावना से प्रकृति, नदी, जल, थल, पशु पक्षी, पहाड़ सभी हमें निस्वार्थ भावना से कितना कुछ देते हैं। अबंडेंट में ये सभी हमें दे रहे हैं, इसका कोई भी हिसाब नहीं है। और प्रेम फील करिए ना फ्रेंड्स, कितना प्रेम है। लास्ट 2 मिनट्स पूरी तरह से इस ऊर्जा में डूब जाइए। आखिरी 1 मिनट। ये ऊर्जा को अपने साथ लेते हुए हम धीरे धीरे करके ध्यान से बाहर आएंगे। हमारे आजू बाजू का एटमॉस्फेयर महसूस करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड्स। रिलैक्स कर लीजिए अपने आप को, दोनों पैरों को रिलैक्स कर लीजिए, दोनों हाथों को, उंगलियों को रिलैक्स कर लीजिए और दोनों तल हाथ, पाम्स अपने आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकेंड तक। 5, 4, 3, 2, 1 and 0। Thank you so much, my dear masters. तो चलिए अब हम अपनी दूसरे सत्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तम महेश्वरी जी। उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। महेश्वरी जी का जन्म मुंबई में हुआ है और ये एक सुप्रसिद्ध स्वास्थ्य वैज्ञानिक हैं। श्री उत्तम महेश्वरी जी किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की देन नहीं है। ये वैज्ञानिक बने प्रकृति की गोद में रहकर। इन्होंने दो वर्ष तक आसाम के घने जंगलों में और 12 वर्ष इन्हें खेत में रहकर गुजारे और आज उन्हें यूनिवर्सिटी के चांसलर, आईआईटी के प्रोफेसर, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल के डॉक्टर से लेकर प्राइमरी स्कूल के बच्चों तक सभी उनके ज्ञान को मंत्र मुग्ध होकर घंटों सुनते रहते हैं। बड़े बड़े अधिकारी, नेता, कॉर्पोरेट्स और मालिक, जो भी मालिक हैं, बड़े बड़े मालिक हैं जो खेतों के, दुकानों के और प्रोफेशनल्स से लेकर आम आदमी तक घंटों उनकी बातें सुन के उनसे नई ऊर्जा से भर जाते हैं। उनकी बातों में इतनी ऊर्जा हमें मिलेगी आज कि हम अपना, इनकी एक नई तरह की ऊर्जा हमें आज मिलने वाली है उत्तम जी से। और उत्तम जी बहुत ही अच्छी तरह से हमें आज घरेलू इलाज के बारे में, घरेलू जो उपचार होते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना कि हमें दादी माँ जो हमें बताती थी पुराने जमाने में घरेलू उपचार, कि किस तरह से हम घर में ही उपचार कर सकते हैं, उस बारे में आज हमें बताएंगे। सो आई लाइक टू वेलकम उत्तम जी। सो ओवर टू यू सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, अर्थ अवर में आपका मैं शशि लोही देवी दिल से स्वागत करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। पहले 2 दिनों में मैंने जो कहा, आज फिर से उनको रिपीट करता हूँ। पहले दिन मैंने कहा कि एलोपैथी विज्ञान नहीं। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य का जो
श्वास की जो इकाई है, यूनिट है, वो प्राण है, और इसीलिए हम प्राणी कहलाते हैं। एलोपैथी प्राणियों की चिकित्सा करती है, लेकिन प्राण के बारे में कुछ भी नहीं जानती। दूसरा मेरा कहना था कि एलोपैथी समय के बारे में भी कुछ नहीं जानती। इस समय के साथ हमारा क्या संबंध है, कौन सी चीज सुबह खानी चाहिए, कौन सी चीज किस ऋतु में खानी चाहिए, इसका ज्ञान तो जिसे समय का ज्ञान नहीं हो, विज्ञान कैसे। तीसरा मेरा कहना था कि एलोपैथी को जो प्रकृति का भी ज्ञान नहीं। हम जिस जगह पैदा हुए हैं, हमारे आसपास ही सब औषधि है, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं, तो इसलिए भी वो विज्ञान नहीं, क्योंकि हम प्रकृति के अंग हैं, हम प्रकृति से अलग नहीं। एलोपैथी ने तो इस प्रकार का नजारा रखा है जैसे प्रकृति हमारी बहुत बड़ी दुश्मन है। उनका तो वाक्य है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो प्रकृति में सबसे सक्षम है वही जी सकता है, यानी जैसे प्रकृति मारने पे ही तुली हुई है। प्रकृति के कारण हम जी रहे हैं, प्रकृति के सहयोग से हम जी रहे हैं, ये कभी नहीं बताती है। अभी जैसे वायरस और बैक्टीरिया का हवा खड़ा किया जाता है, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि वायरस हमें बहुत सारे बैक्टीरिया से बचाते हैं, और बैक्टीरिया हमको बहुत सारे वायरसों से और दूसरे बैक्टीरिया से बचाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हम जब लूज मोशन हो जाते हैं, तो सभी घरों में होता था पहले कि जब भी लूज मोशन होते थे तो उसे दही खिलाया, दही चावल या दही इसबगोल, और दही खाने के बाद लूज मोशन बंद हो जाता। क्यों? क्योंकि दही क्या चीज है? केवल बैक्टीरिया तो है दही, लाखों अरबों करोड़ों बैक्टीरिया है उसमें। वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाते हैं, और जो खराब बैक्टीरिया जिनके कारण हमको लूज मोशन हो रहा है, उन बैक्टीरिया को खत्म कर देते। तो बैक्टीरिया हमारे दुश्मन नहीं है, बहुत से बैक्टीरिया हमारे मित्र है, बहुत से वायरस हमारे मित्र है। लेकिन अभी कोरोना काल में अटैक हुआ वायरस का, और हमें कहा गया भाई हैंड सैनिटाइजर यूज करवाओ, और हैंड सैनिटाइजर क्या करेगा? वो बैक्टीरिया को मारेगा। अब अटैक वायरस का हुआ है, और हम अपने हाथ को साफ कर करके बैक्टीरिया को खत्म कर, मतलब जो बैक्टीरिया वायरस को खत्म कर सकते हैं, हम उन्हें खत्म कर रहे हैं। और एक सिंपल लॉजिक है कि हमला अगर पाकिस्तान ने किया है तो वापस पाकिस्तान पे ही हमला करना होता है। पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करे और हम नेपाल का गला दबाएं, तो क्या होगा? युद्ध जीत सकते हैं कभी? तो हम अपने शत्रु को ही नहीं जानते कि शत्रु कौन है, और मित्र के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो हैंड सैनिटाइज करने के पीछे कोई विज्ञान है क्या? लेकिन क्योंकि एलोपैथी के पास विज्ञान नहीं है, इसलिए वो केवल जैसे बोलते हैं ना, अंधेरे में तीर चलाना। पिछले साल जनवरी में कहा गया था कि वायरस फैल रहा हवा से, तो मैंने एकदम सिंपल सॉल्यूशन बताया था कि आयुर्वेद वायरस को विषाणु कहता है, और घी को विषगना। तो जैसे ही कोई वायरस घी के संपर्क में आता है, वह वायरस खत्म हो जाता है। इसलिए हम अपने नाक में प्रतिदिन 2-2, 3-3 बूंदे, 4-4 बूंदे देशी गाय के घी के डाल लें।
तो घी जब नाक में रहेगा, उसको नाक में डाल के मैंने बताया था कि इस प्रकार नाक बंद करके चिपका दो। तो जब हम सांस लेते हैं तो वायरस आके घी में चिपकेगा और चिपकते ही वो मर जाएगा। आपको किसी प्रकार के मास्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मास्क क्या कर रहा है, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड फेंक रहे हैं, वापस उसी कार्बन डाइऑक्साइड को 30-40% वापस ले रहे हैं। जब आप बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके लंग्स कमजोर ही होंगे। और आप जितना श्रम करेंगे आपकी सांस उतनी तेज चलेगी, उतनी अधिक आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, लेकिन आपके शरीर में तो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। इसलिए जिन्हें धूप में चलना है या मेहनत करना है, मजदूरी करनी है, व्यायाम करना है, ऐसे लोगों के लिए तो मास्क भयंकर खतरनाक चीज। तो अगर एलोपैथी के पास विज्ञान होता तो इस पहलू पे ध्यान देते कि भाई मास्क जो है वो सोल्यूशन नहीं है, बल्कि मास्क में हर समय नमी रहती है, और नमी में तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस, क्योंकि उसको हमारे मुंह की गर्मी मिल रही है और नमी बनी हुई है, तो नमी में तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस अधिक समय तक रहेगा। आयुर्वेद कहता है आप प्रकृति से जुड़िए। प्रकृति कहती है कि जो वायरस एक ऋतु में प्रबल होता है वही ऋतु बदलते ही कमजोर हो जाता है। इसलिए पिछले साल की आपको ध्यान होगा कि कहा गया था 28 मार्च को यह वायरस जो है थर्ड स्टेज में प्रवेश करेगा, और भारत में यह मार्च में ही प्रवेश कर रहा है। इसलिए उसके दो तर्क दिए कि एक, इटली और स्पेन में जैसे मेडिकल फैसिलिटीज है वैसी मेडिकल फैसिलिटीज भारत में नहीं है। दूसरा कहा गया कि भारत का जो है, भारत के लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है। मैंने तर्क दिया, यूट्यूब ने उड़ा दिया उसे तुरंत। मैंने कहा कोरोना वायरस का सबसे पहला इलाज है हम कॉमन सेंस का उपयोग करें। कॉमन सेंस ये कहता है कि भारत में कोरोना वायरस वसंत ऋतु में प्रवेश कर रहा है। वसंत ऋतु में गर्मी शुरू हो जाती है, और कोरोना के इलाज में उस समय यही बताया जा रहा था कि बार बार आप गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी से गार्गल कीजिए, गर्म स्टीम लीजिए। इसलिए हमें यह करना चाहिए कि अब वसंत ऋतु आ रहा है, हम अपने घर के बाहर निकले, जितना हो सके धूप में घूमे। हम धूप में घूमने से कोरोना वायरस तो धूप को सहन नहीं कर पाएगा, गर्मी को सहन नहीं कर पाएगा, हम बचे रहेंगे। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया, धूप में घूमने की बजाय हमें घर में बंद कर दिया गया, सब गार्डन बंद कर दिए गए, यहां तक कि सोसाइटी की छतों को भी सील कर दिया गया, लोग छत पे भी नहीं जा सकते। तो ये जो वो खुद विज्ञान जो बता रहे हैं उसी विज्ञान को काट रहे हैं। वो कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए इस बीमारी में। पहले हमने कभी ऑक्सीमीटर का नाम ही नहीं सुना था, लेकिन कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, आप ऑक्सीमीटर ले लीजिए, आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहिए। अब सामान्य से कॉमन सेंस की बात है कि किसी को भी सर्दी जुकाम हुआ तो सांस पूरी की पूरी वो ले नहीं पाएगा। जब सांस पूरी नहीं ले पाएगा तो ऑक्सीजन लेवल अपने आप ही कम हो जाएगा। आज के पहले तो कभी ऐसा नहीं किया गया कि आपको सर्दी जुकाम हो गया और किसी ने कहा कि ऑक्सीमीटर पे आप अपना चेक करते रहो ऑक्सीजन लेवल। अचानक ये कोरोना वायरस आया और आपको लगा दिया ऑक्सीमीटर। और वसंत ऋतु में तो हमेशा करोड़ों करोड़ों लोगों को सर्दी जुकाम होता ही, बुखार होता है, खांसी होती है। लेकिन 28 मार्च के बाद भारत में प्रवेश किया और वो कह रहे थे कि भारत में 20 लाख लोग मर जाएंगे, इतने लोग मर जाएंगे, करोड़ों लोग मर सकते हैं अगर हमने सावधानी नहीं रखी तो।
मैंने कहा बिल्कुल गलत, क्योंकि वसंत ऋतु में ये वायरस कमजोर हो चुका है। दूसरी बात है, वो कहते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज हमारे कम है। मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपने 150 साल पुराना मंदिर अवश्य देखा होगा, बद्रीनाथ का मंदिर, केदारनाथ का मंदिर, तिरुपति का मंदिर, या आपके खुद के गांव के अंदर, आपके जिले के अंदर कोई ना कोई पुराना मंदिर होगा जो 150 वर्षों से पुराना है। आपने 150 वर्षों से पुराने किले भी देखे होंगे, क्योंकि पिछले 150 वर्षों में तो कोई किला बना ही नहीं। लेकिन क्या आपने 150 वर्ष पुराना कोई हॉस्पिटल देखा? ये हॉस्पिटल पिछले 150 वर्षों में ही खड़े हुए, तो पहले क्यों नहीं थे हॉस्पिटल? तो हॉस्पिटल का होना बीमारी का निशानी है कि जहां बीमार होंगे वहीं तो हॉस्पिटल होगा। ये 150 साल पहले हमारे देश का स्वास्थ्य इतना अच्छा था कि हमें हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं। इसलिए अगर यूरोप में मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है तो इसका कारण है कि वहां बीमारियां भी बहुत ज्यादा है। भारत में इतनी आवश्यकता नहीं। दूसरी बात उनका कहना था कि भाई भारत के लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है। इम्यूनिटी तक ये पहुंच पाए, अभी प्राण शक्ति तक नहीं पहुंचे। प्राण शक्ति का बढ़ना ही उसी का क्या बोलना चाहिए कि ये बाय प्रोडक्ट है इम्यूनिटी। अगर आपके शरीर में प्राण शक्ति भरपूर है तो आपकी इम्यूनिटी लेवल अच्छी होगी। इम्यूनिटी के पीछे मत भागिए, प्राण शक्ति को बढ़ाने के पीछे भागिए। आज इम्यूनिटी के नाम पर फिर लूट मची है। आप ये टॉनिक पीजिए, आप ये लीजिए इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप ये खाइए इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। सिंपल प्रिंसिपल कि आप प्राण शक्ति को बढ़ाइए, प्राण शक्ति के बढ़ने से अपने आप ही इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। प्राण शक्ति इम्यूनिटी पर आधारित नहीं है, इम्यूनिटी जो है वो प्राण शक्ति पर आधारित है। तो आप इम्यूनिटी बढ़ती है शाकाहारी भोजन करने से। लेकिन प्रचार किया गया कि आप मीट खाइए। तो इटली और स्पेन के लोग, यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग, वो तो दिन में 4 बार खाएंगे तो कम से कम 3 बार मीट खाएंगे, नॉनवेज खाएंगे 3 बार। भारत के तो मांसाहारी लोग भी सप्ताह में 1-2 बार से ज्यादा मांस खाते नहीं। 90% शाकाहारी है भारत के लोग। जो मांसाहारी है वो भी 90% शाकाहारी। इसलिए भारत के लोगों की इम्यूनिटी यूरोप के लोगों से ज्यादा अच्छी है। तो हमें इतना हैंड सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं थी, हमें इतना इम्यूनिटी को लेकर डरने की जरूरत नहीं थी। और डर जो है वह सबसे ज्यादा बीमारी को बढ़ाता है। मेरा तो ये मानना है कि कोरोना से अभी तक एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, क्योंकि उसमें ऐसी कुछ बात ही नहीं है कि वो किसको मार सके। जितने लोग मरे हैं, आप उनके जरा आपके आसपास रिश्तेदार, आपके सोसाइटी में भी कोई लोग मरे होंगे, आप अच्छी तरह उनकी तहकीकात कीजिए। मेरे तो अब तक जो लोग संपर्क में आए उनमें जो भी पता चला कि जो मरे हैं, मैंने उनकी तहकीकात की और पता चला कि डर सबसे बड़ा कारण डर था। दूसरा कारण गलत ट्रीटमेंट, लोगों को गलत ट्रीटमेंट दिए गए, इसलिए हॉस्पिटल में ही डेथ हुई है, घरों में किसी की डेथ नहीं हुई। तो गलत ट्रीटमेंट, आप दवाई के नाम पर जहर डाले जा रहे हैं। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये खुद आप कहते हैं एलोपैथी वाले, क्योंकि जिसे वो आज दवाई कहते हैं उसी के ऊपर 2 महीने के बाद बैन लगा देते हैं उसको। अगर वो सच में दवाई थी तो बैन क्यों लगाया? वो इसलिए लगाया क्योंकि आपको समझ में आया वो दवाई नहीं, वो जहर है। इतना दवाइयों का यहां पकड़ा गया कि भाई रेमडेसिविर जो है बहुत नकली मात्रा में जा रही है। और बाद में आश्चर्य हुआ कि जहां पर असली रेमडेसिविर पहुंची वहां तो बहुत लोगों की मृत्यु हुई है, और जहां नकली रेमडेसिविर पहुंची वहां कोई मरा ही उन हॉस्पिटलों में। तो एलोपैथी खुद ही अपनी बात को काटती है। क्यों काटती है? क्योंकि वो विज्ञान नहीं है। विज्ञान होता है तो
हर 10 साल के अंदर कोई दवाई जो होती है, 20 साल के अंदर जो दवाई है, जैसे पेनिसिलिन का एक बार बहुत घोषणा की थी, वो बहुत जबरदस्त मिरेकल, पता नहीं क्या क्या शब्द उसके लिए उपयोग किया, चमत्कारी औषधि, और बाद में उसी को बैन लगा दिया। ऐसे ही हम बचपन से लेकर अब तक कितनी दवाइयों को सुनते चले आ रहे हैं कि जो दवाई एक बार में चमत्कार के रूप में सबके सामने प्रस्तुत की जाती है, उसी को 10-20 साल के बाद जहर घोषित कर दिया जाता है। तो अगर एलोपैथी विज्ञान है तो ये इस प्रकार क्यों हो रहा है? और बाद में क्या हुआ, 28 मार्च को कह रहे थे, 28 मार्च के बाद थर्ड स्टेज, तो थर्ड स्टेज कहां चला गया? 28 मार्च के बाद मीडिया ऐसा चुप हो गया जैसे मुंह पे किसी ने टेप चिपका दिए। 28 उसको थर्ड स्टेज का बोलना ही भूल गया। अब वो शब्द बदल रहा है, कभी स्टेज की जगह अब यह शब्द यूज करते हैं फेज, वेरिएंट, ताकि नए नए शब्द गढ़े जाए। किसी बीमारी को खतरनाक बनाना हो, अब आइसोलेशन शब्द का उपयोग कर सकते थे, लेकिन नया शब्द गढ़ा गया, क्वारंटाइन की। फिजिकल डिस्टेंसिंग से आपका काम चल सकता था, लेकिन नया शब्द गढ़ दिया, सोशल डिस्टेंसिंग। वास्तव में समाज को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की बात की, ताकि कोई सार्वजनिक कार्यक्रम ना हो। फिजिकल डिस्टेंसिंग बोलते तो शायद लोग इतने डरते नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग बोल के इन्होंने समाज को तोड़ने का पाप किया है। तो मैं मानता हूं ये जो कोरोना है, ये वास्तव में एक मामूली बीमारी है, ये कोई पेंडेमिक नहीं, पेंडेमिक छोड़िए, महामारी भी नहीं, एपिडेमिक भी नहीं। यह कोरोना जो है, यह इकोनॉमी पे हमला है, हेल्थ के ऊपर हमला नहीं है। दुनिया के कुछ लोग ऐसे हैं जिनका स्लोगन है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। ऐसे कुछ 70-75 लोग हैं जिनकी मानसिकता है ये कि हमें पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना है। और आज दुनिया के आधी से अधिक संपत्ति उन लोगों के कब्जे में आ चुकी है, लेकिन इसी से उनको संतुष्टि नहीं है, क्योंकि वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं और वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया की संपत्ति को अपने कब्जे में किया जाए। और पूरी दुनिया की संपत्ति को कब्जा करने के लिए वो इस प्रकार के सब नाटक कर रहे हैं कि भाई बिजनेस ही बंद हो जाए, किसान खेतों में नहीं जा सके, इंडस्ट्रीज बंद हो जाए, सब मिडिल क्लास लोगों की। और जब वो सब उनका खेती बंद हो जाएगी तो बड़े बड़े उद्योग आ जाएंगे खेती करने वाले, इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी तो सब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज। आप देखिए ना, जो हमारे देश के पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने ही इस कोरोना काल के अंदर बहुत ज्यादा कमाई की, जबकि सामान्य मिडिल क्लास के लोगों की कमर टूट गई। तो ये बीमारी शरीर पे हमला है या स्वास्थ्य, ये हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था पर हमला है, हमारी इकोनॉमी पर हमला है? गाय का घी, यह कोरोना का बहुत सरल उपाय है। वो कहते हैं कि 5 दिन तक वो वायरस जो है नाक के अंदर बैठा रहता है, बाद में लंग्स में जाता है। अगर आप, मैं तो कहता हूं रोज नहीं, अगर आप 3-4 दिन में भी एक बार नाक में घी डालते हैं तो भी वो वायरस खत्म हो जाए। और ये जीवन शैली है, कोई औषधि नहीं है। भारत के अंदर बुजुर्ग लोग हमेशा अपने नाक में घी डालते रहते थे, क्योंकि मैंने बताया कि नाक में घी डालने से क्या क्या फायदा। तो जिन्हें मौसम बदलते ही कोई बीमारी आ जाती है, ऐसे कई लोग की प्राण शक्ति कम होती है, इम्यूनिटी कमजोर होती है, मौसम बदलते ही उनको बुखार आता है, ऐसे लोग नाक में घी डालना शुरू करते हैं, उनको बड़ा लाभ। और घी के बारे में मैंने पिछली बार भी कहा कि डेयरी जो है वह गायों की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो पूरे देश में नकली दूध
और नकली घी का तांडव चल रहा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान डेयरी का है। डेयरी का उद्देश्य है कि किसी भी तत्व खाने को पशुओं की कमी न रहे। श्वेत क्रांति, जैसे रावण जो है वह साधु का वेश बनाकर गया था सीता जी का अपहरण करने, ऐसे ही यह श्वेत क्रांति वास्तव में मांसाहार को बढ़ावा देना, जिसको पिंक रेवोल्यूशन कहते हैं, उसके लिए लाई गई है, व्हाइट रेवोल्यूशन नहीं है। तो आप देशी गाय का घी खाइए, देशी गाय का घी नाक में डालिए नियमित रूप से। इससे आपके शरीर की प्राण शक्ति बढ़ेगी, और प्राण शक्ति बढ़ेगी तो अपने आप सभी रोगों से मुक्त करेंगे। लेकिन घी किससे बनता है? तो घी बनता है देशी गाय के दूध से। अब देशी घी शब्द पुराना हो गया, ये देशी घी शब्द पर मत अटकिए, देशी गाय का घी होना चाहिए। और वो भी मैंने पिछली बार बताया था कि जैसे यशोदा मैया मंथन करती है, इस प्रकार से मंथन किया हुआ होना चाहिए। मिक्सी से बनाया हुआ नहीं होना चाहिए, दूध की मलाई से बनाया हुआ नहीं होना चाहिए, दही से बना हुआ या दही की मलाई से बनाया हुआ। अब यह दूध जो है देशी गाय का होना चाहिए। मैं एक बार एक प्राइमरी स्कूल में गया, वास्तव में पहले दिन मेरा आईआईटी के प्रोफेसर के सामने लेक्चर था। तो मेरे एक मित्र हैं, सीए हैं, उन्होंने कहा जिनके सामने आपने लेक्चर दिया ये सब चिकने खड़े हैं, आपकी बातों का इनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका ज्ञान है ये जन जन तक पहुंचे तो आप बच्चों के सामने लेक्चर दें। मैंने कहा ठीक है, मैं तैयार। वो बोले मुझे मेरी बहुत सारे स्कूल्स में पहचान है। तो दूसरे दिन वो मुझे एक प्राइमरी स्कूल में ले गए। मुझे पता नहीं था, मैं तो समझा बड़े बच्चे होंगे 8, 10, 10 के। वहां जाके देखा तो वो तो प्राइमरी के बच्चे हैं, फर्स्ट से लेके 5th तक के बच्चे बैठे थे। उन्होंने कहा आप इनको समझाइए ये बातें। मुझे समझ में नहीं आया कि बच्चों के सामने क्या बोलूं, विज्ञान बच्चों को कैसे समझाऊं। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि इन बच्चों के सामने मेरी लाज रखना। आईआईटी के प्रोफेसर के सामने बोलते समय मुझे पसीना नहीं छूटा, बच्चों के सामने खड़ा हो गया तो पसीना छूटने लगा कि इनके सामने विषय कैसे। फिर मैंने बच्चों को पूछा कि गाय को माँ क्यों कहते हैं? बच्चे बोले गाय में दूध देती है। मैंने कहा दूध तो भैंस भी देती है, कोई बोलता है भैंस माँ। फिर मैंने कहा दूध तो बकरी भी देती है, कोई बोलता है बकरी मम्मी। सब बच्चे हंसने लगे। मैंने कहा चलो हमने एक को माँ कह दिया तो सबको थोड़ी माँ कहते रहे। अब मुझे बताइए कि अगर घर में, ऐसा समझा, मैंने उनको पूछा कि चलो गाय को माँ कह दिया तो कोई भैंस को मौसी कहता है, ये मेरी भैंस मौसी है या ये मेरी बकरी मौसी। तो बच्चे हंसने लगे, बोले नहीं। मैंने कहा अच्छा बिल्ली मौसी कहते हैं, कितने लोगों ने बिल्ली मौसी का दूध पिया? बच्चे खूब हंसे। फिर मैंने कहा कि अच्छा हमारे घर में मौसी आ जाए और हम कहें कि मेरी मौसी तो एकदम गाय है, तो मौसी बड़ी खुश हो गई। लेकिन गलती से मुंह से निकल गया कि मेरी मौसी तो एकदम भैंस है, फिर क्या होगा? बच्चे खूब हंसे। एक बच्चे ने कहा मेरी मौसी तो डंडा लेके मुझे पिटेगी। मैंने कहा इसका मतलब केवल दूध देने से कोई मां नहीं बन जाती, केवल गाय मां है, बाकी सभी दूध देने वाले जानवर हैं। तो जब माँ का दूध हमें जीवन भर मिल सकता है तो माँ का दूध पीना यह विज्ञान है, या गाय या जानवर का दूध पीना यह विज्ञान है? सभी बच्चों ने कहा कि माँ का दूध पीना यह विज्ञान है। तो विज्ञान तो इतना सरल है कि प्राइमरी का बच्चा भी समझ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का
कि विज्ञान के नाम पर पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है। हमें कहा जा रहा है कि आप A2 मिल्क पीजिए। ये A2 क्या चीज है भाई? ये कोई साइंटिफिक टर्म है क्या? ये तो A2 मिल्क कॉर्पोरेशन का पेटेंट है। और A2 तो भैंस का दूध भी, भारत की भैंस जो है उनका भी दूध A2 है। यहाँ जो हाइब्रिड है, जो प्योर जर्सी नहीं है, जो हाइब्रिड है उनका भी दूध A2 है, बकरी का दूध भी A2 है, और शायद गधी के दूध का भी टेस्ट करेंगे तो वो भी A2 निकल जाएगा। ये A2 क्या चीज? लेकिन A2 मिल्क, A2 मिल्क, A2 मिल्क चल रहा है। सीधा सीधा शब्द है। कोई अगर फॉरेन से आ जाता है, इंग्लिश में कोई शब्द आ जाता है, तो इसका मतलब वो साइंटिफिक नहीं हो जाता है। आप सीधे सीधे साइंस एक ही चीज है, देशी गाय का दूध। और वो दूध जो बछड़े का हक मार के नहीं निकाला गया, जो बछड़े बछड़ी को 2 थन का दूध पिलाने के बाद जो 2 थन का है, वो दूध हम पीते हैं, वही दूध है। अगर हम 4 थन का दूध निकाल लेते हैं तो वो दूध नहीं है, खून है। ये 2 थनों से ही शब्द बना है, 2 थन से 2 हन शब्द। हमको गाय का दोहन करना है, गाय का शोषण नहीं करना है। और डेयरी क्या करती है? डेयरी के कारण, जिस अमूल डेयरी को हम बहुत बड़ा मानते हैं, भारत के क्रांति लेके आएगी, उसके बारे में मेनका गांधी ने एक बार कहा था 2013 में या 2014 में, कि गुजरात से हर साल 80,000 बछड़े गोवा जाते हैं कटने के लिए। अगर वहां व्हाइट रेवोल्यूशन आ गया है, तब तो गौवंश का खूब विकास होना चाहिए। लेकिन उनका दूध निकालकर बेचा जा रहा है और उनके बछड़ों को कत्लखाने बेचा जा रहा है। ये विज्ञान है। जो आपको देता है, आप उसी के वंश का नाश करते हैं, इसे विज्ञान कहा जाता है। इसलिए डेयरी के पीछे कोई विज्ञान नहीं है। विज्ञान के नाम पे डेयरी ने पूरे देश को मूर्ख बनाया। हमें कहा गया कि दूध के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए दूध जो है उसको पेस्चराइज करना चाहिए। ये पेस्चराइजेशन कोई साइंटिफिक टर्म है? दूध को 80 डिग्री तक गर्म करना और फिर उसे एकदम 4 डिग्री तक ठंडा कर देना। इससे दूध के बहुत सारे एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं। ये शहरों की मजबूरी है। कि शहरों की मजबूरी के कारण दूध को प्रेशराइज करना पड़ता है। ये समझौता है, ये साइंस नहीं है। विज्ञान तो ये है कि जैसे ही गाय ने दूध दिया वैसे ही दूध लिया और दूध लेके पी लीजिए आप। जब गाय के थन से निकलते समय दूध जितना गर्म रहता है उसको कहते हैं धारोष्ण दूध। अब आजकल एक शब्द चल गया उसके लिए, रॉ मिल्क। केवल रॉ मिल्क नहीं होना चाहिए, गर्मा गर्म आप पी लीजिए। उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होता, कुछ नहीं होता है, बहुत ही बढ़िया। और जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा। तो धारोष्ण दूध पीना चाहिए। उसके बाद अगर धारोष्ण दूध पीना संभव नहीं, क्योंकि दूध निकलने के बाद 48 मिनट के अंदर अंदर पी लेते हैं, तो उसको धारोष्ण दूध कहा जाता है। 48 मिनट के बाद अगर उसे हम पीते हैं, 48 मिनट से बाद, तो फिर हमें उसे उबाल कर पीना चाहिए, और या फिर उसे एकदम ठंडा कर देना। लेकिन एकदम गर्म ठंडा करना यह गड़बड़ हो जाता है, इससे दूध खराब हो जाता है। प्रेशराइज मिल्क में वास्तव में दूध की जितनी शक्ति है, जितनी उसमें प्राण शक्ति है, वो प्राण शक्ति केवल 50% या उससे भी कम रह जाती है। होना तो ये चाहिए कि दूध जो है वो बर्फ की तरह जमा दिया जाए और फिर उसे मार्केट में भेजा जाए। ठीक है, पहले फ्रिज नहीं थे, अब तो घर घर में फ्रिज हो गए, गांव गांव के अंदर फ्रिज पहुंच चुके हैं। तो गांव वालों को तो खैर जरूरत नहीं, क्योंकि उनको ताजा दूध मिल सकता है। लेकिन शहर के लोगों को अगर दूध चाहिए तो उसे बर्फ के रूप में भेजा चाहिए। प्रेशराइज करना क्या होता है? जिसमें प्राण शक्ति कमी हो गई है, ऐसा दूध आप पिलाना चाहते हैं, फिर आप कहते हैं कि देश की इम्यूनिटी बढ़े।
कैसे बढ़ेगी इम्यूनिटी? तो लोगों तक रॉ मिल्क कैसे पहुंचे? अगर रॉ मिल्क नहीं पहुंच सकता है तो उसे ठंडा करके भेज दिया जाए, बर्फ बना के भेज दिया जाए, लोग अपने फ्रिज में रख देंगे, फ्रीजर में रख देंगे और फिर उसे पी लें गर्म करके। हमने इसके ऊपर प्रयोग किया, 15 दिन तक दूध अगर बर्फ के रूप में, जैसे ही दूध निकाला तुरंत उसको फ्रीजर में रख दिया, 15 दिन तक वो दूध खराब नहीं होता। आप टेट्रा पैक करते हैं, ये पैक करते हैं, इसकी प्लांट स्थिति तो खत्म कर देते हैं। और पैस्चराइजेशन करने के साथ साथ क्या करते हैं, दूध में इतना फैट होना चाहिए। अब अगर उससे ज्यादा फैट है तो आप उस फैट को निकाल लो, और अगर उससे दूध फैट कम है उस दूध में तो आप फैट मिला दो। अब कौन सा फैट मिला रहे हैं पता नहीं, आपको तो गाय के दूध के नाम से जा रहा है। अब स्वाभाविक चीज है कि सर्दी के अंदर गाय पानी भी कम पीती है और कुछ ऐसी चीजें खाने के लिए खूब सारी मिलती है कि गाय का दूध गाढ़ा होता है, उसमें फैट ज्यादा होता है। और प्रकृति भी ये कहते हैं कि सर्दी के दिनों में हमको ज्यादा चिकनाई वाली चीजों की आवश्यकता है, इसलिए तो सर्दी के अंदर खूब लड्डू वड्डू और खूब तली हुई चीजें और खूब घी वाली चीजें हम खाते हैं, क्योंकि उस समय हमारे शरीर की मांग होती है। अगर आप लोग आगे भी सुनना चाहेंगे तो मैं बताऊंगा इन चीजों को कि क्यों शरीर सर्दी के अंदर चिकनी चीजें मांगता है। और बरसात के अंदर गाय जो चारा वगैरह खाती है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा रहती है तो पतला होता है, चिकनाई भी कम होती है। ये तो प्रकृति की विशेषता है कि प्रकृति में पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, इसी प्रकार से हर ऋतु में एक जैसी चीज नहीं होती। एक ही दूध जो है आपको अलग अलग रंग और अलग अलग गाढ़ेपन का मिलेगा। सर्दी का घी आपके 12 महीने टिक जाता है, लेकिन बरसात का घी 3 महीने के अंदर ही बास मार रहेगा। इसलिए अगर आपको बरसात का घी टिकाना है तो शायद फिर आपको कुछ विशेष उपाय करना पड़ेगा, उसको ठंडे में रखना पड़ेगा या उसमें कोई प्रिजर्वेटिव ऐड करना पड़ेगा। तो आप देखते हैं कि डेयरी क्या कर रही है, अब उसके अंदर अगर चिकनाई ज्यादा है तो चिकनाई को निकाल लेगी। दूध के अंदर एक और चीज होती है जो डेयरी नापती है, उसको कहते हैं SNF, सॉलिड नॉन फैटी मैटर। अब SNF अगर कम हो गया तो मिल्क पाउडर मिला देंगे उसमें। मतलब आपको जो चीज जैसी है वैसी वैसी नहीं मिल रही हो, उसके अंदर कुछ मिलावट की जा रही है या उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ को मैंने क्या कहा, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ये विकृति ये लाती है। प्रकृति को संवारना अलग चीज होता है, छेड़छाड़ करना अलग चीज। इसलिए डेयरी विकृति पर आधारित है, विज्ञान पर आधारित नहीं। और दूसरी बात, अगर आप इस प्रकार का दूध पहुंचाते हैं जिसके अंदर आपने मिल्क पाउडर से बनाया है या कोई और ऊपर से फैट ऐड करके, तो उसके ऊपर लिखा जाना चाहिए, जैसे बहुत से देशों में लिखा जाता है रिकंस्टिट्यूटेड मिल्क। उसको रिकंस्टिट्यूट किया है तो उसके अंदर वो गुण नहीं है जो एक ताजे दूध के अंदर। लेकिन इस प्रकार का कोई कानून हमारे देश में नहीं। आज जो मैं दूध पी रहा हूं वो बिना छेड़छाड़ का दूध है या छेड़छाड़ करके दूध दिया जा रहा है हमको इसका पता ही नहीं। हमारी संस्कृति में कहा गया, हमारे शास्त्रों में कहा गया आयुर्वेद के अंदर कि भाई दूध की सबसे अधिक आवश्यकता बच्चों को होती है, दूध की सबसे अधिक आवश्यकता बूढ़े लोगों को होती है, तो दूध पचने में आसान है। दूध की सबसे अधिक आवश्यकता बीमार लोगों को होती है, इसलिए दूध का शुद्ध रहना बहुत आवश्यक है, दूध की क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत आवश्यक है, और इतना होते हुए भी दूध फ्री में मिलना चाहिए। आज दूध के नाम से लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन दूध गाय रखने वाला व्यक्ति जो है वो दरिद्र बनते चले जा रहा है। पहले तो समृद्धि की निशानी यही थी कि किसके यहाँ पर कितना गोवंश है। महाभारत में हम पढ़ते हैं कि जब विराट नगर में छुपे हुए थे सब पांडव अज्ञातवास में, तो इन्हें कुछ भनक लग गई कौरवों को
और इसलिए उन्होंने क्या किया, विराट नगर की गाय चुरा कर ले जाने लगे। और कोई धन क्यों नहीं चुराया? क्योंकि उस समय सबको पता था कि गाय सबसे बड़ा धन है। गाय का दूध हमारा पोषण करता है और गाय का घी हमें बल देता है। गाय का घी बहुत अच्छी औषधि है, अमृत है। आयुर्वेद में उसके लिए शब्द का उपयोग किया गया रसायन। अब रसायन को भी हमने विकृत कर दिया, उसको केमिकल कहने लग गए। रसायन रसायन है, केमिकल नहीं होता है। रसायन का अर्थ होता है जो आपको फिर से जवान बना दे या आपके यौवन को सुरक्षित रखे, उसको बनाए रखे, उसको रसायन कहा। तो घी को रसायन की श्रेणी में डाला गया, एंटी एजिंग कह सकते हैं। तो एंटी एजिंग चीज है गाय का। तो गाय का दूध जो है, अब देशी गाय का दूध का महत्व बता लेते तो बीच में ये A2 आ गया, बीच में ये डेयरी वाले आ गए। आप समझिए किस प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं। नकली दूध की भरमार हो गई पूरे देश में। 75% दूध नकली है, पानी मिलाए हुआ नहीं, नकली दूध चल रहा है 75%। यूरिया से, डिटर्जेंट से, पामोलिन से, पता नहीं क्या क्या चीजें डाल डाल के बनाया जाए, चर्बी से, मेलामाइन से। मेलामाइन डाला हुआ दूध जो है उसमें आपको प्रोटीन की मात्रा खूब दिखेगी, लेकिन वो किडनी खराब कर देगा ये नहीं पता है। प्रोटीन चेक करना तो विटामिन प्रोटीन की भाषा में अटके। तो देशी गाय का दूध ये बहुत अच्छा एक तरह का संपूर्ण आहार है। एक गलतफहमी फैलाई जा रही है कि भाई दूध तो खाली बच्चों को पीना चाहिए, बाद में। और कई लोग कहते हैं कोई जानवर किसी का दूध नहीं पीता है। अरे हमने तो देखा है कि बहुत से जानवर दूसरों का दूध पीते हैं। चाहिए तो बात को आप बाद में आपको इमेजेस भेज दूंगा कि गाय का दूध जो है वो कुत्ते भी पी रहे हैं। ऐसा आप लोगों ने भी देखा हो। हम लोगों ने नहीं, तो एक्सेप्शन की बात है, तो एक्सेप्शन तो मनुष्य खुद ही एक्सेप्शन है, बाकी जानवरों जैसा है। मनुष्य ही तो भोजन को अग्नि पर गर्म करके खाता है, बाकी कौन सा जानवर अग्नि पर गर्म करके उसको सेक करके खाता है? तो यह गाय का दूध जो है मनुष्य जीवन, क्योंकि आयुर्वेद ने इसे कहा है कि गाय का दूध मनुष्य जीवन भर पिए। क्यों पिए? क्योंकि मनुष्य को सात्विक आहार लेना चाहिए, और गाय का दूध और गाय का घी ये सात्विक आहार है। आयुर्वेद कहता है इसको पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? क्योंकि प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं, प्राणों का पोषण करने वाली चीज। 4 बज गए हैं, तो विषय को आगे बढ़ाना है या सर कुछ क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे हम। ठीक है? जो आपने सब्जेक्ट बोला है आज बहुत ही सुंदर तरीके से आपने गौ माता के बारे में समझाया हमें, और साथ में करुणा के बारे में भी, कि मुझे बिल्कुल यानी कि सही आपने कहा है कि डर के कारण ही बहुत सारे लोग मरे हैं, करुणा से नहीं मरे। इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। तो हमारे एक व्यूअर रेखा जी कुछ क्वेश्चन करना चाहती हैं, मैं उनका क्वेश्चन लेती हूँ। हाँ जी रेखा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। नमस्ते सर। नमस्ते। सर बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा आज आपका। तो मेरी बेटी का प्रॉब्लम बता सकती हूँ क्या? उसको प्रोटीन जा रहा है यूरिन में 2 साल से। आऊंगा धीरे धीरे सब बीमारियों के बारे में बताऊंगा। पहले तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आपको यही पता नहीं। जिनको पौष्टिक चीजें कहा जा रहा है वो तो जहर है, और जिनको जहर का कहा जा रहा है वास्तव में वो पौष्टिक चीजें हैं। तो मैं थोड़ा सा ये पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँ। हाँ सर, वो जो घी बोल रहे हैं ना, वो A2 का ही घी हम लोग खा रहे थे, वो भी नकली है क्या? A2 दिमाग से निकाल ली। देखिए एक और षड्यंत्र चल रहा है, गिर गाय गिर गाय गिर गाय। अरे गिर गाय जो है, देखिए भारत में बहुत सारी गाय, 100 से भी अधिक प्रकार की गाय है, भारतीय गाय। अब गिर प्रदेश के अंदर, सौराष्ट्र के अंदर गिर का गाय सबसे श्रेष्ठ है।
हम्म, लेकिन अगर आप पंजाब में जाते हैं और वहां साहिवाल जो है, तो साहिवाल का दूध सबसे श्रेष्ठ है, साहिवाल का घी सबसे बढ़िया है। आप आंध्र में जाते हैं तो वहां पर ओंगोल है, ओंगोल गाय है, तो ओंगोल जाति की जो गाय है उसका दूध वहां के लिए सबसे श्रेष्ठ है। तो जो गाय जहां की है वहां का उसका दूध वहां के लिए सबसे श्रेष्ठ है। तो इसलिए ये A2 और गिर और ये सब एक प्रकार के षड्यंत्र है, जो हमारे आंदोलन को, जो हम चाहते हैं कि भाई लोग जागे गाय के बारे में, उससे भटकाने के लिए सब किया जा रहा है। तो अभी घी कहाँ से लेना चाहिए? असली घी कहाँ पे मिलेगा? हाँ जी, असली घी हमको चाहिए, पुणे में रहती हूँ मैं, कहाँ से लेना चाहिए फिर हमको? कि अब पुणे से तो बहुत सारा दूध जो है मुंबई आता है। इसका मतलब पुणे के आसपास कई लोग हैं जो गाय पालते हैं। अच्छा, अब कैसे असली घी पहचाने, नकली घी पहचाने, इसके बारे में मैं आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। क्योंकि आप बार बार पूछेंगे और मैं कहूंगा कि मेरे सेंटर से आप ले लीजिए, तो ऐसा होगा कि आपको लगेगा ऐसे मैं ये घी का धंधा करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर। नहीं सर। हाँ, आपके सेंटर में भी होगा तो हम मंगा सकते हैं ना, वहाँ पे घी भी है ना आपके? लेकिन क्या इससे मैं पूरे देश को सप्लाई कर पाऊंगा? और हमें पहचान होनी चाहिए कि एक मेरा ही सेंटर शुद्ध चीजें बेचे, बाकी सेंटर जो है वो शुद्ध चीज नहीं बेचे। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में जगह जगह शुद्ध चीजों का सेंटर खड़े होने चाहिए। तो हम इन चीजों को पहचाने कैसे? मैंने बताया था, कुछ लोगों ने अगर देखा भी होगा, मैंने कहा था राजेश कपूर जी का आप वीडियो देखिएगा। हाँ वीडियो, हाँ उस दिन बताया था आपने। कि कोई भी चीज जो है वो कैसे आप पहचाने कि भाई ये शुद्ध है, ये हाँ। शुद्ध का मतलब है कौन सी चीज हमारे प्राणों का पोषण करती है और कौन सा हमारे प्राणों का शोषण करती है। तो वो चीज मैं आज बता देता हूँ। तो आप उसके बाद ये नहीं होगा कि ये मुझे कहाँ मिलेगी, आपको आसपास ढूंढना पड़ेगा। आप जैसे ही शुद्ध चीजों को बढ़ावा देंगे वैसे ही शुद्ध चीज मार्केट में आने लगेगी। आज मार्केट में 99% जहर बिक रहा है। ये आपको बता देता हूँ, ये हमने विकास किया है। विकास के नाम पर 99% जहर बिक रहा है। तो जहर आप चाहे आहार को ले लीजिए, चाहे आपके कॉस्मेटिक्स को ले लीजिए, चाहे आपकी पूजा की सामग्री को ले लीजिए, सब जहर ही जहर बिक रहा है मार्केट में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको शुद्ध चीजें मिले, तो उसका मैं कुछ आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ। यस सर प्लीज। हाँ ठीक है, देखिए मैं किसी का भी एनर्जी लेवल, जैसे मेरे सामने खड़ी है, तो मैं एनर्जी लेवल आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक उंगली से इसका हाथ दबा रहा हूँ। मैं 5 सेकंड के लिए दबाऊंगा। कोशिश करना है कि मैं इसका हाथ दबा नहीं पाऊँ। मुझे देखना है कि कितने सेकंड में इसका हाथ नीचे आता है। रेडी, स्टार्ट। डॉक्टर स्टार्ट। ये लगभग 2.5 से 3 सेकंड में हाथ नीचे आ गया। ठीक है, अब मैं इसे एक चीज दे रहा हूँ। ये गिलोय है, गिलोय। आपने गिलोय नाम सुना होगा ना? अभी तो इसको गिलोय कहते हैं। हाँ कोरोना में खूब लोगों ने गिलोय का नाम सुना होगा। संस्कृत में क्या कहा जाता है? गुड़ूची भी कहते हैं, मराठी में गुड़वेल कहते हैं इसको। हाँ इसमें ये लेने के बाद हमारी एनर्जी बढ़ती है कि कम होती है, वो देख रहा है। ये देखिए, इसे हथेली में इस जगह पे लगाना है। इस जगह पे लगाइए, इस प्रकार से उंगली से पकड़ा है, ये पकड़ना है। मैं अब हाथ दबा रहा हूँ। पहले आपने देखा कि इसका 2.5-3 सेकंड में हाथ नीचे आ गया था। रेडी, स्टार्ट। समय ज्यादा लगा, मुझे ताकत भी ज्यादा लगा। दिखा आपको इसका? हाँ ठीक है। अब देखिए, हम लोग सब अपने घरों में ये बर्तन यूज करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये क्या चीज है? हाँ, कड़ची है ना? चम्मच है सर। चम्मच है, स्टील है, स्टील। अच्छा, चम्मच है। ठीक है।
देखिए अभी मैं हाथ दबा रहा हूँ, रेडी, स्टार्ट। 1 सेकंड भी ये रुक नहीं पाई, मतलब प्राण शक्ति इसकी कम हो गई। ओके स्टील के बर्तन, हम लोग पहले स्टील के बर्तन यूज नहीं करते थे सारों। अब ये देखिए ये क्या चीज है, आपको ध्यान आ रहा है ये क्या है? कांसा। नहीं, पत्ता है, पत्ता, पत्तल। ओके अच्छा अच्छा दोना, हाँ, अच्छा दोना दोना है वो। मतलब दोना है ना? हाँ 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 हाँ। अब ये देखिए, ready? Start. मुझे ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है ओके और हाथ। अब ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दो यहाँ पर दिखी मूर्तियां दिख रही है आपको? हाँ सर अभी दिख रही है। हाँ क्या है ये? हाँ हाँ, गणेश जी की मूर्ति। गणेश जी की मूर्ति है, ठीक है। ये देखिए मैंने जरा दूसरे व्यक्ति को बुलाया, ठीक वो। चलो अब इनका एनर्जी लेवल आपको दिखाई दे रहा है, इनका हाथ दोनों बराबर हाँ हाँ सर दिख रहे हैं। दिख रहा है? हाँ यस हाँ सर। सर। ये आदमी है, इससे मैं 3 उंगली से दबा रहा हूँ, ठीक है? स्टार्ट। लगभग 3-4 सेकंड में हाथ नीचे आ गया, ठीक है? अब ये इनको गणपति ये ऐसा वो ताकत दी है, ऐसा नहीं था। ठीक, थोड़ा ये हाथ दिखाई दे रहा है? तो मैं ये हाँ रेडी, स्टार्ट। हाथ और जल्दी नीचे आ गया। हाथ ऊपर साफ। अब देखिए, अब दिख रहा है गणपति? हाँ ये मेरी 3 उंगलियां दिख रही है आपको? हाँ सर। रेडी, स्टार्ट। क्या कर रहे हो? रेडी, स्टार्ट। ये प्रयोग में आप कभी करिएगा। ये जो है आपको दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहा है। ये 5 किलो मैं ठीक है बोलते रहेगा, 5 किलो वजन है। मैं इसको 2 उंगली से उठा रहा हूँ, मेरा दूसरा हाथ सीधा है, मैं ये दूसरा हाथ मेरा सीधा है, ये दूसरा हाथ दिख रहा है, ये सीधा आपको दिख रहा है दूसरा हाथ? हाँ सर। हाँ, अब मैं इसे उठा रहा हूँ, यहाँ जाकर मेरा हाथ कांपने लग गया, मतलब मेरी एनर्जी लेवल इतनी। ओके अब मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रयोग अलग अलग। ये मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा है और मैं अभी से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये उठ ही नहीं रहा। अब मैं ये दूसरा मोबाइल ले रहा हूँ, अब मैं कोशिश करके देखता हूँ। ये अब मैं उठा रहा हूँ, देखिए ये पूरा उठ गया है। ओके ये क्या अंतर दोनों? ये सर क्या डिफरेंस है इसमें आप बताइए। रेडिएशन होते हैं मोबाइल पे, यस और ये रेडिएशन के कारण क्या हुआ, मेरी एनर्जी लेवल कम हो गई, मेरी प्राण शक्ति कम हो गई। इसके पीछे हमने एंटी रेडिएशन चिप बनाया है। ओके दिख रहा है आपको एंटी रेडिएशन चिप? हाँ सर दिख रही है। ये एंटी रेडिएशन चिप जो है ये गोबर से बना हुआ है। अच्छा वाह आप देखिए कि शक्ति कितनी बढ़ गई, मतलब इसके रेडिएशन का असर नहीं हो रहा है। मार्केट में ये चीजें 500 रुपए से लेकर 1300 रुपए तक बेचे जा रहे हैं, जबकि ये गौशाला वाले सिर्फ 50 रुपए में बेच रहे हैं। उनकी कॉस्ट होगी शायद 10 रुपए से, लेकिन आपको कितना लाभ हो रहा है? 500 रुपए के अंदर तो पूरे आप अपने परिवार से, मित्रों से, सबको इसको लगा सकते हैं मोबाइल पे। और इस समय ये रेडिएशन का खतरा भयंकर बड़ा है, क्योंकि बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया गया। पहले 11 साल से छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। और ये कौन सा साइंस आ गया है
ये 11 साल से छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, पूरी जनरेशन की जनरेशन खत्म की जा रही बीमारी के नाम पर। इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है देश के अंदर। अब ये देखिए, ये जो है ये गणपति जी की मूर्ति है। अब मैं इसे एक हाथ में पकड़ता हूँ और दूसरे हाथ से इसे उठा रहा हूँ। सर आपका कैमरा नहीं दिख रहा है सर, आप दिख नहीं रहे हैं अभी। हाँ सर, ठीक है सर। यस सर। अब ये देखिए मैं उठा रहा हूँ इसे, बिल्कुल हिल नहीं रहा है। आप दोनों मैंने आपको तरीके बताए, दो व्यक्ति भी कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति कम से कम 2 घंटे पहले भोजन किया हो तो सही होता है। अब ये मैंने फिर गणपति जी लिया हाथ में। ओके क्यों हो रहा है ऐसा? सर, ये मिट्टी के हैं या गोबर के गणपति होंगे या ये पीओपी के हैं? हाँ, और ये गोबर के। जी हाँ, ये गोबर के हैं। गोबर गणेश जिनको बोलते हैं हम। हाँ, तो ये गोबर के गणपति और ये प्लास्टिक का पेस्ट। तो आप ये चीज देखिए कि हम गणपति जी को अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी के लिए लेके आते हैं या नेगेटिव एनर्जी? पॉजिटिव एनर्जी के लिए सर, डेफिनेटली। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कैसे पॉजिटिव एनर्जी हम ले सकते हैं। सर दूसरे क्वेश्चन ले हम? नहीं, अब ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके सर, ठीक है। क्योंकि क्या है, आज मेरे पास कुछ लोग आए थे इसलिए मैंने कहा दिखा देना चाहिए। तो मैंने कहा कि कोई रहे नहीं रहे तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा अगले इसमें। और बार बार ये आता है कि ये चीज हमको कहाँ मिलेगी, ये चीज शुद्ध मिलेगी, पहचान है, तो बार बार प्रश्न आ रहा था। तो मैंने सोचा कि आज ही दिखा दें। ये जो स्थान है हमारा, ये स्थान विशेष है, ये हमारी सबसे बड़ी लेबोरेटरी है। ओके। ये हमें तुरंत 5 सेकंड के अंदर बताती है कौन सी चीज में पॉजिटिव एनर्जी, किसमें नेगेटिव एनर्जी, कौन सी चीज शुद्ध है, कौन सी मिलावटी है। मिलावटी जो भी चीजें होंगी या जिसमें केमिकल मिला हुआ है, वो सब चीजें आपकी एनर्जी खींचेगी, और जो शुद्ध चीजें हैं वो आपकी एनर्जी बढ़ाएगी। मगर शुद्ध चीजें में हम घर में प्लांट्स लगाते हैं, हमको पहले ये तो सोचना थी कि ये प्लांट नेगेटिव एनर्जी देता है पॉजिटिव एनर्जी, खड़े हमने सुंदर देख के लगा दिया। तो सुंदर तो शूर्पणखा का भी थी, वो तो बाद में नाक कान काटने के बाद बस शुरू हुई, लेकिन पहले तो वो भी सुंदर थी। तो क्या आप शूर्पणखा लाला के घर में लगाएंगे क्या? तो पहले ये तो मालूम कीजिए कि किस प्लांट में नेगेटिव एनर्जी, किसमें पॉजिटिव एनर्जी है। स्टील के बर्तन दिखने में हमको सुंदर दिखता है कि वो नेगेटिव एनर्जी है, कांच के बर्तनों में नेगेटिव एनर्जी, एल्यूमिनियम के अंदर नेगेटिव एनर्जी। हम लोग पहले पीतल यूज करते थे, कांसा यूज करते थे, चांदी यूज करते थे, मिट्टी के बर्तन यूज करते थे, पत्तल यूज करते थे, ये सब पॉजिटिव एनर्जी वाले। जितने भी यूरिया से आप चावल रखिए, गीला रखिए, सूखा रखिए, सब चीजों के अंदर नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि सब यूरिया डाल डाल के पैदा किए गए, और वही जिनके अंदर यूरिया का उपयोग हुआ, किसी केमिकल का उपयोग नहीं हुआ है। तो जिनके अंदर केमिकल का उपयोग नहीं हुआ है वो उनमें पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आज कोई बोलता है कि भाई आपको चावल नहीं खाना चाहिए क्योंकि आप डायबिटिक हो, इसके बारे में मैं फिर से बताऊंगा आगे, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि प्रसंग है ये। हम केमिकल वाले चावल खा रहे हैं, ये हमारी समस्या का कारण। तो यह हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हम सबसे पहले ये तो देखें। अभी मैंने गिलोय का आपके ऊपर आपको प्रयोग करके दिखाया। गिलोय के अंदर पॉजिटिव एनर्जी है। आप एलोपैथिक दवाइयों को भी अपनी हथेली पे यहाँ रख के देखिए आप, फिर आप उनको दीजिए, फिर पेशेंट को दीजिए, वो एनर्जी बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा रही है। आप किसी के शरीर में कोई दवाई घुसा देते हैं और फिर बाद में होता है उसका रिएक्शन हो गया, उसका साइड इफेक्ट हो गया, ये कौन सा साइंस है? किसी की जान चली जाती है और आप उसको साइंस कहते हैं? आप ये तो देखिए उसमें पॉजिटिव एनर्जी की नेगेटिव एनर्जी है। आपको पता चलेगा कि एलोपैथी की 99% औषधियां जो है इस टेस्ट में फेल हो जाएगी। आप पहले देख लीजिए, बाद में पॉजिटिव और बाद में आप साइड इफेक्ट और रिएक्शन की बात क्यों करते हैं? तुलसी को आप हाथ में रखिए, देखिए आपकी कितना एनर्जी लेवल बढ़ती।
इसलिए अब इसका पीछे का विज्ञान क्या है? आप बोलेंगे ये क्या चीज, आप प्रैक्टिस कीजिए। आप 10-15 बार, जैसे आप कभी साइकिल चलाना सीखे तो पहली बार में सीख ही गए, आपको बता तो दिया था पूरा साइकिल कि हैंडल को पकड़ना है, पेडल मारना है, लेकिन ऐसे कोई साइकिल सीखा है क्या? बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ी, प्रैक्टिस करने के बाद सीखी हमने साइकिल। ऐसी ही जो मैंने बताया है कि आप हाथ में वजन लेके देखिए, जैसे मैंने देखा भाई 5 किलो का वजन, मेरी एनर्जी लेवल 5 किलो को उठा देती है, लेकिन पूरा ऊपर नहीं उठा पाती, 5-6 इंच तक ऊपर तक। आप हो सकता है कोई 3 किलो उठाए, कोई हो सकता है 10 किलो उठा ले आराम से। तो देख ले कि भाई हम 5-6 इंच तक क्या चीज उठा सकते हैं। जो चीज हम 5-6 इंच तक उठाते हैं वो हमारा लेवल हो गया। और जब वो बहुत उससे 5-6 इंच से कम उठे या बिल्कुल ही नहीं उठे, इसका मतलब उसमें नेगेटिव है। और वो अगर 5-6 इंच से ऊपर उठ जाए, 10-12 इंच या 15 इंच, 1 फुट 1.5 फुट जो भी ऊपर उठती है, तो उसमें पॉजिटिव है। बहुत ऊपर उठ जाए, बहुत पॉजिटिव एनर्जी उसमें। तो ये इतना सिंपल टेस्ट है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान आपको बताता हूँ। आप में से अधिकतर लोगों ने एक सुबह सुबह श्लोक पढ़ते हैं, हाथ को ऐसे रखते हैं, कराग्रे वस्ते, लक्ष्मी बताइए कोई हाँ? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मदे सरस्वती करमूर्तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती करमूलेतु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। ये कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, ये भाग जो है इसमें लक्ष्मी का वास है, और ये सरस्वती का वास है, और ये क्या है? गोविंद का वास है। इसलिए मैंने कहा कि आप जो भी चीज लेते हो उसको यहाँ टच कीजिए। आप ऐसे नहीं पकड़ सकते उसको, लेकिन मैंने कहा आप इस प्रकार से पकड़िए। मैंने कहा चम्मच भी पकड़ना है तो चम्मच आपका ऐसे नहीं पकड़ने की कहा, इसको चम्मच को पकड़ना है तो इसे ऐसे पकड़ा है। सरस्वती का वाहन क्या है? हंस। हंस की विशेषता है कि हंस के सामने आप दूध में पानी मिलाकर रख दीजिए, हंस दूध पी लेगा और पानी पानी छोड़ देगा। इसके लिए संस्कृत में कहा जाता है नीर क्षीर विवेक। नीर यानी दूध, पानी, क्षीर यानी दूध। तो जो दूध और पानी को अलग कर देगी हंस की विशेषता है। और हंस किसका वाहन है? सरस्वती का वाहन। सरस्वती माता तुरंत बता देती है कि किसमें नेगेटिव एनर्जी, किसमें पॉजिटिव एनर्जी। 5 सेकंड नहीं लगता है, कोई पैसा खर्च नहीं होता है, और आपको तुरंत पता चल जाता है किसमें नेगेटिव पॉजिटिव। तो अगर आपको कोई ऑर्गेनिक स्टोर है आपके यहाँ पर, तो उनके यहाँ से कुछ प्रोडक्ट खरीद के ले आइए और फिर देख लीजिए कि वो वास्तव में ऑर्गेनिक है या बेवकूफ बना रहे हैं ऑर्गेनिक के नाम पर। क्योंकि सर्टिफिकेट तो हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार है, कोई भी ले सकता है। इसलिए ब्रांडेड चीजों के पीछे मत भागिए। हम लोग ब्रांडेड चीजों के पीछे भाग रहे हैं। अब पेप्सी क्या है? ब्रांडेड है ना। कोका कोला क्या ब्रांडेड है? थम्स अप ब्रांडेड है, लेकिन वो देश में अमृत बेच रहे हैं या जहर बेच रहे हैं? शहर है सर। तो इसलिए ब्रांडेड चीजों के पीछे मत भागिए। ब्रांडेड में कोई क्वालिटी नहीं होती है। ब्रांडेड चीज 12 महीने एक जैसे रहेगी। जैसे आपने अमूल बटर खाया था बचपन में, और आज जिनकी उम्र 50-60 साल हो गई, वो आज ही अमूल बटर खा रहे होंगे, तो सबके अंदर वही टेस्ट। क्यों? क्योंकि वो उसमें सब फ्लेवर डाला हुआ है, उसके अंदर कलर डाला हुआ है। तो 12 महीने जैसे 12 महीने एक कलर एक फ्लेवर उसका। नेचुरल चीज में ऐसा हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से आप पहचानिए कि जो चीज हमेशा एक जैसी रहे, इसका मतलब वो नेचुरल नहीं है। आप देशी गाय का घी देखिए, कभी एकदम गाढ़ा पीला होगा केसरिया रंग का, तो कभी एकदम भैंस के दूध के जैसा, करीब करीब ऐसा भैंस के घी जैसा हो जाता है, लगभग सफेद। आप गाय के घी को आप धूप के अंदर, कड़क धूप के अंदर रख दीजिए 5-6 घंटे, वो सफेद हो जाएगा। ओके। तो इसलिए शुद्धता केवल एक जैसी चीज बनी रहे, ये शुद्धता नहीं, बल्कि कृत्रिम चीजों में यही है विशेषता, तो हमेशा एक जैसा रहती है। रिफाइंड ऑयल आपको हमेशा एक जैसा दिखाई देगा, शुद्ध चीजें बदलती रहती है। तो आपको ये करना है कि अधिक से अधिक ये प्रयोग प्रैक्टिस कर लीजिए। ये प्राइमरी का बच्चा भी कर सकता है, उसको भी कोई ठग नहीं सकता। बिल्कुल सर। और इसलिए हमारे यहाँ कहा गया, हमारे ऋषि मुनि ने पूरा साइंस हमको दे दिया। हम रोज पढ़ते हैं इसको, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती, लेकिन इसका अर्थ क्या जानते हैं? अब बिल्कुल उसका सर। राम 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 कहेगा तो उसको मोक्ष मिलने वाला है। तो हम भी इस प्रकार से ये श्लोक पढ़ते रहे हैं, लेकिन इसके अर्थ को नहीं समझेंगे तो क्या होगा? इस विद्या को आप अधिक से अधिक फैलाइए। जो ये मेरा कोई खोज नहीं है, न राजेश कपूर जी की खोज है, ये सब खोज ऋषि मुनि करके गए, और ये सब ज्ञान देने के लिए उन्होंने कुछ चार्ज भी नहीं किया। जैसे पब्लिक स्कूल के अंदर चार्ज किया जाता है, वैसे कोई चार्ज नहीं किया उन्होंने। वो तो पूरी शिक्षा देने के बाद गुरु दक्षिणा मांगते। यहाँ तो पहले पैसे भरो और फिर बाद में शिक्षा।
पहले मालिक बनाने की शिक्षा देते थे और ये आज नौकर बनने की शिक्षा दे रहे हैं और उसके भी पैसे ले रहे हैं। हाँ सर, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया कि किस तरह से हम नकली और असली में फर्क कर सकते हैं। केवल नकली Thank you. और असली नहीं, मिलावटी और शुद्ध, इसमें भी अंतर है। और प्राकृतिक और विषैली चीजें अप्राकृतिक, उनमें भी आप अंतर कर सकते हैं। दवाइयों में कौन सी दवाई आपको लेनी है, आप भी लेते हैं ना, पहले टैबलेट पे यहाँ रखे थे कि आप डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं, मोटापे की दवाई ले रहे हैं या और किसी चीज की दवाई ले रहे हैं, तो पहले दवाई लेने के पहले कि आपको किडनी के लिए, लीवर के लिए कोई भी आप दवाई ले रहे हैं, टॉनिक ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, पहले हाथ पे रख के देखिए तो सही वो टॉनिक है कि जहर है। सर, तो हमें सूट कर रही है या नहीं कर रही है, ये भी हम इससे पहचान सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल। इस टेस्ट से। वाह, ग्रेट सर, ग्रेट इन्फॉर्मेशन। यानी ये सभी चीजें तो हमें मालूम ही नहीं थी, और कितने लोग अभी तक हम लोग जहर ही ले रहे हैं एक तरीके से दवाइयों के रूप में। तो बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया सर आप। जी, मेरी आवाज आ रही है? सबसे हाँ। पहले तो माहेश्वरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इतनी इन्फॉर्मेशन दी। मैं आपसे ये पूछ रही थी, आपने घी को लंबे समय तक प्रिजर्व करने का जो तरीका, जो देशी तरीका है, वो क्या है? किस तरीके से हम, यदि क्योंकि मैं घर में ही बनाती हूँ घी, तो उसको और लंबे समय तक किस तरीके से रखा जाए? हमारे यहाँ पर पहले मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है। अच्छा, मिट्टी की तासीर ठंडी है, तो घी को जो बनाया हुआ है वो मिट्टी के बर्तन में रखें? हाँ जी, पहले घी मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है। अच्छा, लेकिन अब क्या हो गया है कि मिट्टी का बर्तन, वो पहले अलग प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनते थे, अब जो मिट्टी के बर्तन है वो तो आपका आधा घी तो वही पी जाएंगे। हाँ, तो क्या किया जाए? तो इससे ठंडी जगह पे रखा जाए। अच्छा, अगर आपके पास घी है तो पान का हाँ जी, वो नागरवेल का जो पत्ता होता है पान का, वो डालने से उसमें बहुत लंबे समय तक गंध नहीं आती और ताजगी बनी रहती है। ये पान का पत्ता जो पान खाया जाता है, उसी पान की बात कर रहे हैं ना? हाँ, लेकिन आजकल क्या हो गया, पान के पत्ते में सबसे ज्यादा केमिकल डाला जाता है। पान के पत्ते में भी केमिकल डाल देते हैं लोग? पान के पत्ते में तो सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड का छिड़काव होता है। ओहो, आप तक पहुंचाना है ना उसको, पान हाँ के जी, पत्ते को हाँ शहर जी। में पहुंचाना है, फिर शहर में वो एक जिस दिन आया उसी दिन उसकी खपत हो जाती है, ऐसा तो होता नहीं। सर, हम अच्छा। गमले में भी लगा सकते हैं पान के जो झाड़। तो वो कैसे लाया जाएगा? वो पान का पूरा ये मिलता है क्या, पौधा मिलता है या किस तरीके से? पौधा मिलता है पान का, अब मनी प्लांट जैसा ही रहता है वो। देखिए, अधिकतर पौधे जो होते हैं उनको अगर लगाना है आपको तो वो लगाना चाहिए, अगर बड़ी मात्रा में लगाना है तो वो लगाना चाहिए सितंबर। अच्छा, बरसात जब जाने लग जाती तब। अच्छा वृक्षारोपण हमारे देश में इसीलिए फेल हो रहा है क्योंकि हम लोग उसको लगाते हैं जून जुलाई में। जी, सर, बारिश के मौसम में हम लगाते हैं ज्यादातर। हाँ, तो हमको लगाना चाहिए जब बरसात जाने लगे तब। हाँ, घी को गर्म किया जा सकता है, मगर बार बार घी गर्म करने से घी के गुण कम हो जाते हैं। घी के बारे में एक बात और बता दूं, जी, तो हमारा घी होता है उसके 3 हिस्से होते हैं। एक एकदम पतला होता है ऊपर, नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठंड की बात नहीं कर रहा हूँ, सर्दियों की, नॉर्मल टेम्परेचर में ऊपर का घी एकदम पतला होता है, बीच का घी सेमी सॉलिड होता है और नीचे का घी लगभग सॉलिड होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है वैसे वैसे वो पिघलते जाता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो जाता है पूरा जमते चले जाता है। तो कभी भी आप घी जब खाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से ले लेते हैं। अगर ऊपर ऊपर से आपने पतला पतला घी पहले खा लिया तो नीचे का घी खराब हो जाता है। इसलिए घी कभी भी खाना हो तो हमेशा नीचे से, चम्मच से नीचे से लेके खाना शुरू कीजिए, क्योंकि लिक्विड भाग ज्यादा टिकता है और इसका जो सॉलिड भाग है वो जल्दी खराब होता है। इससे लिक्विड के साथ ही रहना चाहिए। तो नीचे से आप पहले खाना शुरू कर दीजिए, बाद में ऊपर का खाइए। अन्नपूर्णा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार। हाँ जी, आपका प्रश्न। नमस्कार। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत अच्छा ज्ञान मिला आज। मेरे घर में गिलोय का पौधा है, उसमें बहुत सारे पत्ते हुए हैं अभी, उसका कैसे यूज किया जाए? कुछ सरल उपाय है? ये जो गिलोय की मैंने डंडी बताई है, ये एक उंगली जितनी मोटी है। ये लगभग एक उंगली से थोड़ी सी मोटी दिख रही है, लेकिन एक उंगली जितनी लगभग मोटी होनी चाहिए। अच्छा। और इससे आप जो है, एक व्यक्ति करीब करीब 2 इंच की गिलोय की डंडी ले ले, हाँ। और उसे उतनी 2 इंच की डंडी को उसको कूट करके
और 4 गिलास पानी में 2 गिलास पानी में उसको उबालें, जी और जब वो आधा गिलास पानी रह जाए हाँ तो उस पानी को वो काढ़ा, जो 1/4 को ही काढ़ा काढ़ा कहा जाता है। हाँ आयुर्वेद में उसके लिए शब्द है क्वाथ। हाँ 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 क्वाथ से इंग्लिश का शब्द बना है क्वार्टर। हाँ तो चाहे क्वाथ कहिए, क्वार्टर कहिए, काढ़ा कहिए, वो सब एक ही बात है। ये काढ़ा आपको पीना है। तो इस काढ़े को पीने से बहुत सारी बीमारियां दूर रहती है, खास करके मौसम जिससे जो बीमारियां होती है, वायरल इन्फेक्शन वगैरह जो होते हैं, हाँ तो इससे बचा रहता है व्यक्ति। जी और इसके साथ आप और भी कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे तुलसी आपने ऐड कर दी, आपने इसमें हल्दी ऐड कर दी मौसम देख के, ज्यादा तो हल्दी नहीं ऐड करना है। दालचीनी ऐड कर सकते हैं आप इसके अंदर। आप इसके अंदर थोड़ा नींबू भी ऐड कर सकते हैं स्वाद के लिए, क्योंकि गिलोय जो है कड़वी है, हाँ तो आप चाहे तो नींबू ऐड कर सकते हैं। अगर आपका देशी शक्कर है तो थोड़ी सी देशी शक्कर भी डाल सकते हैं, तो स्वादिष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रतिदिन पी सकते हैं, तो आपको कोई वायरल इन्फेक्शन का नहीं होगा। मतलब पत्तों का कोई उपयोग नहीं है क्या, ऐसा कुछ खास? पत्तों का हमने किया नहीं है कभी उपयोग, अच्छा क्योंकि हम जहाँ पर मुंबई में है तो यहाँ एकदम ताजा चीजें मिलना मुश्किल है। अच्छा तो हमने पत्तों का उपयोग नहीं किया है, डंडियों का ही उपयोग किया है, क्योंकि डंडी इसकी लंबे समय तक टिक जाती है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सर एक क्वेश्चन आया है कि घी का कलर कैसा होना चाहिए, पूछा है। मैंने बताया था ना, तो अभी आपने बताया था येलो कलर का रहता है और धूप में रखा तो वो व्हाइट हो जाता है। और घी का कलर हर ऋतु में बदलता है। बरसात में जैसा गाय जितना हरा चारा खाएगी उतना ज्यादा पीला होगा, और ओके जितना सूखा चारा खाएगी उतना घी का कलर हल्का पीला होगा। यस सर, थैंक यू सो मच सर, क्योंकि एक जो सेशन एकदम में नीचे जो भाग होता है घी का, वो ज्यादा पीला होता है, और जो अच्छा। सॉलिड होता है वो सफेद जैसा करीब दिखाई देता है। तो थैंक यू सो मच सर, और बहुत सारा ज्ञान आपसे लेना बाकी है, क्योंकि एक सेशन में पूरा नहीं हो पाता वो ज्ञान। बहुत सारे लोग अभी भी और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो हम आपको फिर से तकलीफ देंगे बुलाने की, फिर से आपको आना पड़ेगा हमारे सेशन में। सो थैंक यू सो मच।